Hi everyone, welcome back to another video. Now, in this video, uh, today's topic of discussion is all about आपका PCM. ठीक है. सो पैरासीटामोल के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा एंड हमारा जो एक कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल जो था उस ड्रग प्रोफाइल के अंतर्गत आज हम देखेंगे पैरासीटामोल के खास करके जो डोसेज एडजस्टमेंट जो प्रोफाइल होता है. ठीक है, डोसेज एडजस्टमेंट जो प्रोफाइल होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली हम डोसेज एडजस्टमेंट के प्रोफाइल में हम हेपाटिक इम्पेयरमेंट, ठीक है, हेपाटिक इम्पेयरमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे. ठीक है, हेपाटिक इम्पेयरमेंट आप सभी को पता है. हेपाटिक मतलब लीवर. लीवर में अगर इम्पेयरमेंट हो गया, लीवर में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो क्या ये पैरासीटामोल के डोज को रिड्यूस करता है? तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ठीक है, डोसेज एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? डोसेज मतलब डोज प्लस एज. डोसेज का मतलब क्या होता है? डोसेज का मतलब होता है डोज प्लस एज. तो हर एज को, बच्चों को जो मेडिसिन दिया जाता है बूढ़े को वो नहीं, बूढ़े को जो दिया जाता है वो एडल्ट को नहीं. ठीक है, तो ये होता है डोसेज. नाउ एडजस्टमेंट. सो डोसेज आप सभी को पता है कि समय के अनुसार, वयस के अनुसार डोज अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाता है. ठीक है, तो जब उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं तब हम उसको डोसेज एडजस्टमेंट कहते हैं. तो डोसेज एडजस्टमेंट क्या इतना ज़रूरी है? जी हाँ, डोसेज एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी आपको पता चल जाएगा, जब मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको पता चल जाएगा. सो हेपाटिक इम्पेयरमेंट, मान लीजिए किसी पेशेंट में हेपाटिक इम्पेयरमेंट मतलब लीवर में कुछ गड़बड़ है, तो इसके चलते क्या हम डोसेज एडजस्टमेंट करेंगे? पहली चीज़, यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन. यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन, बहुत सतर्कता के साथ आप पैरासीटामोल को यूज करोगे जब किसी पेशेंट को हेपाटिक इम्पेयरमेंट होता है. ठीक है, यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन. नाउ अब कितना आप इसमें कर सकते हो? ठीक है, वो सबसे बड़ा चीज़ है कि कितना आप मतलब दे सकते हो. जनरली पैरासीटामोल का जो लो डोज होता है 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे, मतलब ये लेस दान होगा या फिर लेस दान इक्वल्स टू होगा. मतलब 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे जो थेरापी होता है, जो थेरापी होता है वो जनरली देखा जाता है कि ये वेल टॉलरेटेड है. ठीक है, एंड मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर डे लिखा गया है इसका मतलब उसको डिवाइडेड डोजेस के अंदर दिया जाता है. ये चीज़ कभी मत भूलना. ठीक है, सो ये होता है कि एक तो हम यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन पहली चीज़. नाउ अगर हमें देना भी है तो हम लो डोज के अंतर्गत देंगे. एंड लो डोज कितना? 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे. एंड मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर डे मेंशन है, डे का मतलब सीधा हो जाएगा डिवाइडेड डोजेस. क्लियर? यहाँ तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए. नाउ कुछ फैक्टर होता है,
ठीक है। कुछ फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है यहाँ पर, उन फैक्टर को आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल के यूज वाले, जो लोग अल्कोहल यूज, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। एंड रेनल फंक्शन, रेनल फंक्शन, ये सारे चीज़ को आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सारे चीज़ आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब आपके डोज एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप पहले एक दिन में 4 ग्राम मैक्सिमम डोज दे रहे थे, अब धीरे धीरे आप उसे 3 ग्राम कर रहे हो, फिर 2 ग्राम कर रहे हो। दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट, कि आप डोज को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो पता होना चाहिए, इन पेशेंट विथ, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हेपाटिक इम्पेयरमेंट का पेशेंट है, या फिर हेपाटिक सिरोसिस का पेशेंट है, या फिर एक्टिव अल्कोहल यूज कर रहा है, मतलब घोड़ा मधुआ जिसे हम देसी भाषा में कहें, ठीक है। अवॉइड यूज एज मच एज पॉसिबल, उस क्षेत्र में आपको अवॉइड करना चाहिए। सो इन पेशेंट, अगर हम बात करेंगे इन पेशेंट विथ हेपाटिक इम्पेयरमेंट, हेपाटिक इम्पेयरमेंट मतलब किसी पेशेंट में अगर लीवर में कुछ गड़बड़ है, या फिर लीवर में सिरोसिस है, ठीक है, लीवर में सिरोसिस है, ठीक है, लीवर में सिरोसिस है, एंड एक्टिव अल्कोहल यूज, एक्टिव अल्कोहल यूज, एक्टिव अल्कोहल यूज मतलब उस पेशेंट का लीवर अभी भी खराब है, इसके बाद भी मतलब उसका अल्कोहल यूज अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अवॉइड यूज एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड यूज एज मच एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी पेशेंट में इन पेशेंट विथ हेपाटिक इम्पेयरमेंट और हेपाटिक सिरोसिस, अगर ये पेशेंट आपके पास आया है एंड एक्टिव अल्कोहल यूज उसका स्टेटस अभी भी है कि वो अभी भी अल्कोहल टेकिंग कर रहा है, तो पैरासीटामोल का यूज जितना हो सके उतना नहीं देने का, ठीक है। मतलब कोशिश आपको करना चाहिए कि पैरासीटामोल को अगर हम नहीं देंगे, तो अगर वो मैनेजेबल हो सकता है तो फिर गो फॉर नॉट गिविंग पैरासीटामोल टू द पेशेंट, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो, इफ यूज्ड, कई बार होता है हमें एक्सट्रीम कॉशन के साथ मना किया जाता है कि ऐसे पेशेंट को पैरासीटामोल मत दीजिए, क्योंकि अल्कोहल ले ले करके उसने अपना लीवर को डैमेज बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब अगर पैरासीटामोल देंगे, पैरासीटामोल का टॉक्सिक इफेक्ट लीवर में होता है, ठीक है, तो लीवर और भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है, हमें ये पता है कि उसका लीवर का स्थिति सही नहीं है और पैरासीटामोल देने के बाद लीवर और भी ख़राब हो सकता है, फिर भी हम देते हैं। तो जब ऐसे केसेस हमारे पास आ जाएगा तो हमें थेरेपी को लिमिटिंग करना पड़ेगा, लिमिटिंग थेरेपी, कि आप अपने थेरेपी को लिमिट में रखिए टू ए शॉर्ट टर्म यूज, टू शॉर्ट टर्म यूज, ठीक है। मतलब हम छोटे समय के अंतराल पर हम इसे दे सकते हैं, ओनली एट डोज, ओनली एट डोज दैट इज 2 ग्राम पर डे, एंड वो भी लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए।
डे मतलब मैंने क्या बताया था, सिंपली डिवाइडेड रोजेस के अंदर। ऐसा नहीं कि 2 ग्राम पर डे लिखा गया है मतलब एक ही बार में 2 ग्राम देना है, नहीं नहीं नहीं। 2 ग्राम पर डे मतलब 500 mg, फिर 500 mg, फिर 500 mg, फिर 500 mg, या फिर 650 mg, 650 mg, 650 mg, ऐसे करके आपको देना है। ठीक है, ये होता है इसकी कहानी। तो ओरल रूट में अगर हेपाटिक इम्पेयरमेंट है, आप सभी को पता चल गया है पैरासीटामोल को कैसे देना है, किस तरीके से देना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हो। नाउ आईवी रूट में अगर हम देखेंगे, इंट्रावेनस रूट में, इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट में माइल्ड से लेकर के अगर मॉडरेट टाइप का हो रहा है, माइल्ड से लेकर के अगर चीज़ें मॉडरेट टाइप का अगर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो, इसमें एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट नेसेसरी, नो एडजस्टमेंट नेसेसरी। तो माइल्ड से लेकर के मॉडरेट केस में पैरासीटामोल का जो डोज एडजस्टमेंट, इसमें इतना कुछ करने का हमें नहीं, अगर हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस हमने सिलेक्टेड किया है। एंड सीवियर के क्षेत्र में जो आपको पता होना चाहिए, सीवियर के क्षेत्र में यूज आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अगर पूछा जाएगा सीवियर के क्षेत्र में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, ठीक है, देखो पैरासीटामोल की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी में हमने शायद इसको प्रीवियसली नहीं, वो आगे चल करके आप देखोगे प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी करके एक आएगा, फिलहाल हमने उसको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, एक कैटेगरी आता है पैरासीटामोल के ड्रग प्रोफाइल के अंतर्गत, जिसे हम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कहते हैं। एक कैटेगरी होता है ड्रग प्रोफाइल के अंतर्गत। नाउ इसमें प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी में जो पीसीएम होता है, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरी आता है। जब हम ओरल रूट की बात करते हैं ना, ओरल रूट की, तब वो कैटेगरी बी होता है। ठीक है, मतलब जब हम पैरासीटामोल को ओरली रूट में ले रहे हैं तब ये कैटेगरी बी बन जाएगा। ठीक है, एंड जब हम ओरल रूट में या फिर रेक्टल रूट, ठीक है, दोनों रूट में, एंड अगर हम इसको इंट्रावेनस रूट में लेंगे तो ये कैटेगरी सी बन जाएगा। नाउ कैटेगरी सी जो होता है वो फीटस में ज़्यादा प्रभाव पकाया जाता है, क्योंकि कैटेगरी सी का डेफिनेशन यही कहता है कि जब उसका एनिमल स्टडीज़ हुआ था तब वो फीटस में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखा रहा था। ठीक है, तो कैटेगरी सी जो होता है वो डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि हमें किसी को बचाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ फेटस के ऊपर प्रभाव पकाएगा। ठीक है, तो सीवियर के क्षेत्र में इसीलिए यूज कंट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। हेलो, जय जगन्नाथ भाई। हाँ उठी साइलेंट आदि अति भाई आपनकर ओहो आदि काले गाधे न गाधे ओ गोटे बोल ସେଦିନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆପଣ ଉଠେଇଲେନି, ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମନ ନାହିଁ ନଥିବ ବୋଧେ। ଓହୋ,
हाँ, थोड़ा एक फ़ोन कॉल आया था इसलिए बाहर जाना पड़ गया। ओके, बैक। सो हमने क्या बताया था कि कैटेगरी बी क्या होता है, कैटेगरी सी क्या होता है, आपको पता है। अच्छा, सीवियर की क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कोई चीज़ अगर सीवियर होता है तो उसको पैरासीटामोल को डोज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर फीवर आपका बहुत ज़्यादा, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से अगर डेविएटेड हो रहा है, मतलब जस्ट स्लाइटली डेविएटेड होता है, क्या उसके लिए हम जितना डोज यूज करते हैं, जब मॉडरेट मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर चला जाएगा उसके लिए जो डोज होता है, एंड सीवियर मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, क्या उसके लिए वही सेम डोज होता है? नहीं। तो तीनों केस में डोज हमेशा इंक्रीज होता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है। एंड जब बात सीवियर की आ जाता है, एंड जब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सीवियर आएगा मतलब आईवी रूट आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो इस केस में आपको कम से कम डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड जब डोज इंक्रीज करेगा तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी, आगे चल करके आप ये पढ़ोगे कि इंट्रावेनस रूट जब हम सिलेक्ट करेंगे एंड जब हमारा ड्रग पैरासीटामोल होगा तो ये कैटेगरी सी के अंतर्गत आएगा। एक ही ड्रग लेकिन दो कैटेगरी में फॉल करेगा। जब ओरल रेक्टल रूट में पैरासीटामोल को दिया जाएगा तो ये कैटेगरी बी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ मानी जाती है। लेकिन कैटेगरी सी जनरली क्या होता है, एनिमल स्टडी में ये पाया गया है कि एनिमल के जो फिटस होता है, फिटस में ये हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो जब हम इसे इंसान को देंगे, मान लीजिए कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, तो उस केस में सीवियर में आपका कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। एंड सीवियर में कंट्राइंडिकेटेड होना सिर्फ कैटेगरी सी के लिए नहीं, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए सीवियर में जो कंट्राइंडिकेटेड होता है ना, वो कैटेगरी सी के लिए नहीं। क्योंकि मान लीजिए पैरासीटामोल को आप जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को दोगे तो समझ में आता है कि ये कैटेगरी सी में, मान लीजिए कोई मेल पेशेंट है, मेल में थोड़ी ना फिटस होता है, तो उसमें तो नहीं होता है। तो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये दूसरी स्टोरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस कॉन्ट्राइंडिकेटेड साथ इसका एक लिंक सिर्फ समझा दिया कि मतलब ये पढ़ाई में ये चीज़, एक चीज़ कहा जाता है कि अगर आप एक चीज़ डिस्कशन कर रहे हो तो उसके साइड बाय साइड जो चीज़ होता है थोड़ा आप उस पर भी मतलब चले जाओ, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा कूदाकूदी कर दिया, ठीक है ना। अगर हम रेनल इम्पेयरमेंट की बात करेंगे, आज रेनल इम्पेयरमेंट में बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है तो उसे थोड़ा भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ तक अगर हम बात करेंगे, ओरल रूट हमारे लिए ख़त्म हो गया, इंट्रावेनस रूट हमारे लिए ख़त्म हो गया। अब चलते हैं रेनल इम्पेयरमेंट के बारे में, ठीक है। रेनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। रेनल इम्पेयरमेंट में अगर हम देखेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा आईवी रहेगा, ओरल रहेगा एंड हमारे लिए रेक्टल रहेगा, अगर ये तीनों रहेगा तो डोसेज एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो डोसेज एडजस्टमेंट, ठीक है। नो डोसेज एडजस्टमेंट। अगर मान लीजिए आपका किडनी खराब है, किडनी ठीक से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो पैरासीटामोल अगर आप दे रहे हो एंड इंट्रावेनस रूट हो, ओरल रूट हो, रेक्टल रूट हो, किसी भी रूट में दो, ये तीनों रूट लेकिन होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में अगर माइल्ड से लेकर के अगर सीवियर इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन लिखना मैंने भूल गया, हाँ यहाँ पर
यहाँ पर जगह तो नहीं, माइल्ड से लेकर के अगर सीवियर इम्पेयरमेंट है, ठीक है, सीवियर अगर इम्पेयरमेंट है तो ऐसे केसेस में नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। उसके बाद मान लीजिए किसी पेशेंट को हेमोडायलिसिस हो रहा है, हेमोडायलिसिस, ठीक है, हेमोडायलिसिस हो गया, या फिर इंटरमिटेंट थ्राइस वीकली अगर किसका हो रहा है, एंड यहाँ पर भी एसिटामिनोफेन एंड इट्स जो कंजुगेट जो आता है आर रेडिली डाइजेबल, ठीक है, यहाँ पर एसिटामिनोफेन एंड इट्स कंजुगेट आर रेडिली डाइजेबल, आर डायलाइजेबल। तो इस क्षेत्र में नो डोसेज एडजस्टमेंट एनडीए, ठीक है, शॉर्ट में एनडीए लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं हमें डोसेज एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस के क्षेत्र में पेरिटोनियल डायलिसिस, क्या इसमें हमें पेरिटोनियल डायलिसिस के क्षेत्र में क्या डोसेज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? तो एसिटामिनोफेन इस पेरिटोनियल डायलिसिस के क्षेत्र में इज़ नॉट डायलाइज्ड, ठीक है, एसिटामिनोफेन जिसको हम पीसीएम शॉर्ट में कहते हैं, पीसीएम इज नॉट डायलाइज्ड, सो नो डोसेज एडजस्टमेंट। एनडीए का मतलब होता है नो डोसेज एडजस्टमेंट नेसेसरी, कोई डोसेज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, ठीक है, और एक पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी। तो इस क्षेत्र में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRRT, कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन आपका डायलाइज्ड होता है, PCM इज डायलाइज्ड, ठीक है, तो डायलाइज्ड हो जाता है एंड नो डोसेज एडजस्टमेंट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं डोसेज एडजस्टमेंट करने की। प्रोलॉन्ग्ड इंटरमिटेंट रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी जो होता है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका सस्टेंड हो गया, लो एफिशिएंसी डाई फिल्ट्रेशन, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। और एक चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड इंटरमिटेंट प्रोलॉन्ग्ड इंटरमिटेंट रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, रेनल रिप्लेसमेंट जो थेरापी होता है जिसे हम कहते हैं PIRRT। इस क्षेत्र में जैसे कि आपका सस्टेंड, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सस्टेंड लो एफिशिएंसी डायफिल्ट्रेशन, ठीक है, सस्टेन लो एफिशिएंसी डायफिल्ट्रेशन, तो इसमें भी नो डोसेज एडजस्टमेंट,
डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए हमारा जो टोटल हेपाटिक इम्पेयरमेंट जो हो गया ये टोटली ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हेपाटिक इम्पेयरमेंट टोटली एंड हो गया, ठीक है। एंड दूसरे जो सेशन होता है उसमें हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी पीसीएम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी बहुत छोटा है, इसमें जनरली आपको मैं बता देता हूँ, ओरल एंड रेक्टल रूट में आपका कैटेगरी बी आ जाएगा एंड कैटेगरी सी आपका आईवी यूज के लिए आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना चीज़ याद रखना है। एंड कुछ चीज़ होता है जैसे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग में क्या ये सीक्रेट होता है नहीं होता है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी इसमें सिर्फ कैटेगरी बी जानना है, सी जानना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन के लिए ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, सीक्रेट होता है कि नहीं होता है, बस ये 2-3 चीज़ आपको अगर मालूम है तो आप पैरासीटामोल को आराम से दे सकते हो। एंड डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल देखो, रेनल इम्पेयरमेंट में अगर हम बात करेंगे, रेनल इम्पेयरमेंट में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो माइल्ड से लेकर के सीवियर इम्पेयरमेंट में कुछ इतना खास नहीं। हेमोडायलिसिस में भी अगर हम देखा जाए, हेमोडायलिसिस में भी इतना मतलब खास कुछ नहीं रहा है, चाहे वो इंटरमिटेंट हो। इसमें इतना हमें कोई रेनल किडनी से रिलेटेड अगर चीज़ें देखा जाए तो इसमें पैरासीटामोल का ऐसा कोई मतलब रोल यहाँ पर कुछ खास नहीं है। मतलब पैरासीटामोल को लेकर के हम इतना चिंतित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीवर की बात अगर किया जाएगा, लीवर की फंक्शन में अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है या लीवर आपका डैमेज हो रहा है या फिर लीवर में सिरोसिस हो रहा है या फिर लीवर प्रॉपरली आपका फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तब पैरासीटामोल लेना खतरनाक हो सकता है। एंड मैंने आपको आज बताया कि अगर लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर अल्कोहल अल्कोहल पेशेंट आपके सामने आ गया, तो आज आपको पता चल गया क्या डोज आपको देना है, 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे, एंड वो भी डिवाइडेड डोजेस के अंदर देना है। जैसे कि 500 mg अगर एडल्ट पेशेंट है, 500 mg दिन में 2-3-4 बार आप दे सकते हो, ठीक है, ताकि वो 2 से लेकर के 3 ग्राम तक कवर हो, या फिर 6 से 50 mg दे सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम पर डे ऐसे पेशेंट को जनरली मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 1 ग्राम पर डे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देखो 650 mg में कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद 1 ग्राम तक आप एक प्रेडिक्ट लगा करके जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये ज्ञान आपके पास होगा तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है लगने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रेगनेंसी लैक्टेशन के बारे में देखेंगे। वो बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग होता है। उसके बाद जनरल कंसिडरेशन पैरामीटर आता है। उसके बाद मॉनिटरिंग पैरामीटर में बहुत छोटा है। जनरल कंसिडरेशन में अगर हम देखा जाएगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।